हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजीत कुमार। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्राइम एलिमेंट, इरेड्यूसिबल एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट को डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे जज करते हैं कि कोई एलिमेंट आपके पास प्राइम एलिमेंट या फिर इरेड्यूसिबल एलिमेंट कैसे बनता है, उसके थ्रू कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को भी डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, जस्ट वैसे ही एक एलिमेंट ले लिया। लेट फर्स्टली मैंने क्या ले लिया, ज़ेड लिया। ज़ेड मतलब गॉसियन इंटीजर का सेट ले लिया। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से है, ए प्लस आयोटा बी टाइप के, सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। ये चीज़ है। देखो तो फर्स्टली जो हमने यहाँ पर लिया है, जो सेट लिया है वो ये है मेरे पास जेड। मेनली हमारा जो इसके अंदर काम करना है, जस्ट मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर एक एलिमेंट ले लिया 1 प्लस आयोटा। लेट 1 प्लस आयोटा बिलोंग्स टू जेड आई। ये चीज़। अब 1 प्लस आयोटा मेरे पास क्या है, एक मेंबर है जेड आई का है। फर्स्टली मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि जो 1 प्लस आयोटा है जेड आई के अंदर आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट बनता है, प्राइम एलिमेंट बनता है, किस टाइप का नेचर रखता है ये। उसके लिए क्या मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। प्राइम एलिमेंट के लिए क्या चीज़ थी, वो ये कंडीशन थी कि कोई एलिमेंट है P बिलोंग्स टू द कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी। ये एलिमेंट आपके पास प्राइम एलिमेंट का बनता है, एक तो नॉन जीरो हो और नॉन यूनिट एलिमेंट हो। सेकेंडली उसके बाद क्या कंडीशन थी कि P अगर दो चीज़ को डिवाइड करता है तो यहाँ से P या तो A को डिवाइड करे या फिर P किसको डिवाइड करे, B को डिवाइड करे। तो ये आपके पास क्या थी, जस्ट डेफिनेशन थी प्राइम एलिमेंट की। सिमिलरली फिर उसके बाद क्या थी, इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन थी कि कोई मेंबर है आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के अंदर से, जो आपके पास कैसा है, नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है। अगर ये मेंबर दो चीज़ की प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो उसके लिए क्या हो, या तो ए यूनिट बनना चाहिए या फिर बी यूनिट बनना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, बाय डेफिनेशन चलने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं कि 1 प्लस आयोटा क्या बनता है क्या नहीं बनता। देखो बच्चों, जेड आई है आपके पास। हमें ये पता है कि जेड आई के अंदर जो यूनिट एलिमेंट है वो कौन कौन से थे, यूनिट एलिमेंट्स। जेड आई के अंदर जो यूनिट एलिमेंट थे वो थे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही यूनिट एलिमेंट थे जेड आई के अंदर थे। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि जेड आई के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही 4 एलिमेंट ऐसे बनते हैं जो यूनिट एलिमेंट है। अब 1 प्लस आयोटा आपके पास किसका मेंबर है, जेड आई का है। सिंस 1 प्लस आयोटा इज द मेंबर ऑफ जेड आई, और जेड आई के अंदर ये मेंबर प्रेजेंट है और ये आपके पास कैसा है, नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो है प्लस साथ साथ में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 1 प्लस आयोटा इज अदर देन ऑल दिस मेंबर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, 1 प्लस आयोटा इज ए नॉट यूनिट एलिमेंट, नॉन यूनिट एलिमेंट। इसका मतलब बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी इरेड्यूसिबल एलिमेंट को चेक करने की कि 1 प्लस आयोटा आपके पास इरेड्यूसिबल बनता है फिर नहीं बनता है, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि आपके पास क्या बनना चाहिए, एक तो नॉन जीरो हो और नॉन यूनिट एलिमेंट हो। एक तो ये हमारे पास जो कंडीशन थी बच्चों, वो सेटिस्फाई होती है इरेड्यूसिबल एलिमेंट के लिए। अब सेकेंडली मैं इसको क्या चीज़ चेक करना चाहता हूँ, ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट है फिर नहीं। इसके लिए सेकंड कंडीशन पर और जाना जरूरी था। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर ये एलिमेंट दो चीज़ की प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो कम से कम एक को यूनिट एलिमेंट बनना चाहिए। मैंने क्या कर लिया, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग और चलना स्टार्ट कर दिया। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी इज द मेंबर ऑफ जेड आई, सच दैट ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये चीज़ फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, इस एलिमेंट को दो चीज़ की प्रोडक्ट में लिख दिया। अब अगर ये मेंबर दो चीज़ की प्रोडक्ट में है, यूनिट एलिमेंट तो तभी बनेगा। सेकंड कंडीशन ये बोलती है या तो इसको यूनिट बनना चाहिए या फिर इसको यूनिट मेंबर बनना चाहिए। अब आते हैं इस चीज़ पर, 1 प्लस आयोटा है आपके पास बच्चों, आपने क्या कर दिया, इसको दो चीज़ की प्रोडक्ट में लिख दिया। एट जनरली दो एलिमेंट ले ली जेड आई के अंदर से सेकेंड कंडीशन के लिए। अब मैंने क्या कर दिया, इसका कॉन्जुगेट कर दिया दोनों साइड। कॉन्जुगेट करता हूँ तो क्या बनता है, ए माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा।
अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ बन चुकी है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये चीज़ है। अब आते हैं इस चीज़ पर। अब देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है और डी भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई इंटीजर है उसका स्क्वायर करते हो तो वो भी इंटीजर बनता है, और उन दोनों को ऐड करते हो तो भी इंटीजर बनता है। तो इसका मतलब ये भी इंटीजर क्वांटिटी है, ये भी इंटीजर क्वांटिटी है, और इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती है, 2 बनती है। ये तभी पॉसिबल है, इसका जो पेयर है या तो 2 into 1 बनना चाहिए या फिर 1 into 2, 2 ही पॉसिबिलिटी रखता है ये। इसका मतलब ये बच्चों, अगर ये 1 into 2 बनता है, 2 को अगर आप 1 into 2 टाइप का लिखते हो या फिर 2 into 1 टाइप का लिखते हो, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको इसने 2 को आपने लिख दिया 1 into 2 टाइप का लिख दिया, तो दैट इम्प्लाइज इसको 1 बनना पड़ेगा। तो उसके इसके अंदर क्या बन चुका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही चॉइस चलती है, या तो आपके पास क्या हो, ए की वैल्यू 0 हो तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी उसके इसके अंदर +-1, या फिर अगर आपके पास क्या हो, बी की वैल्यू मेरे पास क्या बनती हो, 0 बनती हो। इफ़ बी इज इक्वल टू 0 तो उसके इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है, +-1 है। अब आते हैं इस चीज़ पर। यहाँ पर हमने क्या कर लिया था कि इस मेंबर को 2 चीज़ की प्रोडक्ट में लिख दिया, और यहाँ से कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर 2 है, इसको लिखने के तरीके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही 2 पॉसिबल है। तो इसका मतलब या तो अगर इस फॉर्म में लिखते हो आप, इसको इस फॉर्मेट में लिखते हो, तो उसके इसके लिए इसको कितना बनना पड़ेगा, 1। अगर ये 1 बनता है तो इसके लिए क्या बनता है, ए की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दिया, और बी की वैल्यू क्या बनती है, +-1 बनती है, यहाँ पर पुट करता हूँ तो +- आउट है, या फिर यहाँ पर कर दो, एक ही बात है वो। अगर ए को 0 पुट करता हूँ तो बी की वैल्यू क्या बन चुकी, +-1, और यहाँ पर पुट करता हूँ तो +- आउटा बन चुका। और +- आउटा के आपके पास ZI के अंदर यूनिट एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये चीज़ 2 चीज़ की प्रोडक्ट में तभी बनता है अगर यहाँ पर क्या बनता हो, ये चीज़ यूनिट एलिमेंट बनता हो। कब, अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखते हो तब। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखते हो, 2 into 1 टाइप का लिखते हो, तो उसके इसके लिए इसको 1 बनना पड़ेगा। तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू 0 तो डी की वैल्यू बन चुकी +-1। और अगर आपके पास क्या हो, इफ़ डी इज इक्वल टू 0 तो सी की वैल्यू कितनी बन चुकी बच्चों, +-1। तो इसका मतलब ये बच्चों, अगर आप इसको 2 into 1 टाइप का लिखते हो तो यहाँ से इस चीज़ को क्या बनना पड़ेगा, 1 बनना पड़ेगा। 1 बनते ही सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू आपके पास क्या, +-1। यहाँ पर पुट करता हूँ मैं तो वो क्या बनता है, यूनिट एलिमेंट बनता है। सिमिलरली अगर डी की वैल्यू 0 है, तो सी की वैल्यू बन चुकी +-1, यहाँ पर पुट करता हूँ तो भी यूनिट एलिमेंट बनता है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो 1+ आयोटा है 2 चीज़ के प्रोडक्ट में तब है अगर इसको यूनिट बनना पड़े। तो इसका मतलब ये बच्चों, अगर दोनों को मर्ज करता हूँ मैं, दोनों केस को लेकर चलता हूँ, तो 1+ आयोटा 2 चीज़ की प्रोडक्ट में तभी बनता है अगर एक यूनिट एलिमेंट बनता हो, या तो ये यूनिट बनता हो या ये यूनिट बनता हो। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो 1+ आयोटा है किसका मेंबर है, ZI का मेंबर है। ये आपके पास कैसा मेंबर है, नॉन यूनिट एलिमेंट है प्लस नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। और सेकेंडली अगर ये 2 चीज़ की प्रोडक्ट में जब कभी भी आप लिखते हो तो कम से कम एक को यूनिट मेंबर बनना पड़ता है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि आपके पास जो 1+ आयोटा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, 1+ आयोटा क्या बन चुका, इज बिकम द इरिड्यूसिबल एलिमेंट। ये चीज़ है। अब देखो बच्चों, ये आपके पास क्या 1+ आयोटा, यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि ZI के अंदर वो आपके पास किस तरह काम करता है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है। एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली अगर मैं ये चीज़ चेक करना चाहूँ कि 1+ आयोटा मेरे पास प्राइम एलिमेंट है या फिर नहीं है। देखो बच्चों, ZI है आपके पास, जस्ट आगे ही एक थ्योरम आएगी उसके अंदर डिस्कस भी करेंगे कि ZI आपके पास क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है। यूक्लिडियन डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर इरिड्यूसिबल एलिमेंट बनता है तो प्राइम एलिमेंट भी बनता है। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास जो 1+ आयोटा है ये और क्या बन जाता, प्राइम एलिमेंट भी बन जाएगा। इट्स ऑल्सो बिकम द प्राइम एलिमेंट। ये चीज़ थी। तो इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको बनाना था। देखो तो जब कभी भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, कई बार ये देखा गया कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी वो पूछ लेता है कि
1 प्लस आयोटा जेड आई के अंदर इरिड्यूसिबल है या फिर नहीं है, या फिर कोई भी अनदर आर्बिट्रेरी मेंबर दे दिया जाता है तो पूछ लेता है, तो भी आपको जस्ट वैसे ही जो फॉर्मेट बनाया गया है, जो बताई गई है बाय डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग चलो आंसर बनाना स्टार्ट कर दो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है बच्चों, उसको और डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों एक ये प्रॉब्लम है, इसको और सोल्व करते हैं, प्राइम एलिमेंट इरिड्यूसिबल एलिमेंट की। क्वेश्चन दरअसल ये है, इसमें बोलते कि एक कोई रिंग है z √-5, लेट r इज इक्वल टू z √-5। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से है, वो ये है कि a + b √-5 सच दैट A and B is the member of Z। फिर उसने ये बोल दिया कि शो करो कि जो 3 है आपके पास इरिड्यूसिबल एलिमेंट है बट नॉट प्राइम एलिमेंट। देखो मुझे शो करना में कि 3 हमारे पास मेंबर है Z √-5 का, ये चीज़ है। और हमें ये शो करना है कि जो 3 है बच्चों वो आपके पास कैसा एलिमेंट है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट है बट नॉट ए प्राइम एलिमेंट। प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 इज द इरिड्यूसिबल एलिमेंट बट नॉट ए प्राइम एलिमेंट, ये चीज। देखो बच्चों इसको कैसे प्रूव करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। मैंने क्या कर लिया, जो 3 है इसको इसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया, किस टाइप से वैल्यू बनते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्टली तो 3 हमारे पास क्या है, मेंबर है z √-5 का, ये चीज़ है। फर्स्टली इरिड्यूसिबल एलिमेंट की जो हमें डेफिनेशन पता है, जो बताई गई है आपको, वो ये है कि कोई एलिमेंट आपके पास इरिड्यूसिबल एलिमेंट तो तभी बनता है, एक तो वो क्या हो आपके पास नॉन जीरो हो और नॉन यूनिट एलिमेंट हो। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर वो दो चीज़ के प्रोडक्ट में जब कभी भी आप उसे लिख देते हो तो कम से कम एक को क्या बनना चाहिए, यूनिट एलिमेंट बनना चाहिए। तो उस केस के अंदर आपके पास जो मेंबर है क्या बन जाता है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाता है। उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, चलना स्टार्ट करूँगा, देखते हैं किस टाइप से काम चलता है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो जो फर्स्टली ये बात तो श्योर है कि 3 हमारे पास कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है। किसका है, z √-5 का। एक तो ये चीज़ है 3 हमारे पास क्या z √-5 का नॉन जीरो एलिमेंट है। सेकेंड कंडीशन ये थी कि जो 3 हमारे पास कैसा बनना चाहिए, नॉट यूनिट एलिमेंट बनना चाहिए। देखो जो 3 को आप नॉट यूनिट एलिमेंट कैसे शो करोगे, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। नॉट यूनिट एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या थी, ये चीज़ है z √-5 के अंदर जो 3 हमारे पास क्या है बच्चों, नॉट यूनिट एलिमेंट है। क्योंकि यूनिट एलिमेंट तो जस्ट वही था जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। कि इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और सोल्व वगैरह करूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, यूनिट एलिमेंट, यूनिटी बनना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनना चाहिए इसका। और इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बच्चों वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि 3 को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 बनता हो। एक तो ये चीज़ थी। और सेकेंडली जो मेंबर हमारे पास क्या है बच्चों, जो आप यहाँ पर पुट करते हो वो इसका मेंबर बनना चाहिए। मैंने क्या कर लिया, इन जर्नली इसके अंदर एक मेंबर उठा लिया, ये उठा लिया a + b √-5, ये चीज़ है। मतलब यूनिट एलिमेंट तो 3 बच्चों तभी बनेगा अगर इसके अंदर से एक ऐसा मेंबर प्रेजेंट होता हो, इन दो की प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती हो, यूनिटी बनती हो। एक तो ये चीज़ थी। अब मैंने क्या कर लिया, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। क्या बन चुका ये, 3a + 3b × z √-5 = 1 + 0 √-5, ये चीज़ थी।
मैंने क्या कर लिया, जस्ट कोफिशिएंट वगैरह कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। √-5 है उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और 3a को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया उसे नेक्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से 3a = 1, 3b = 0। तो b की वैल्यू क्या बन चुकी, 0। b की वैल्यू 0 है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या बन चुकी, 1/3। एक तो ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, a और b आपके पास z√5 है, इसके अंदर जो a और b कहाँ से थे, z से थे। तो इसका मतलब ये बच्चों, जो a है इंटीजर बनना चाहिए, बट इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ z इंटीजर। तो यहाँ से ये बच्चों कि ऐसा कोई मेंबर आपको मिलेगा ही नहीं, कहाँ से, z√-5 से, सच दैट जिसके लिए इन दो की प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती है, 1 बनती है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि 3 आपके पास क्या बन चुका, नॉन जीरो प्लस नॉन यूनिट एलिमेंट बन चुका। एक तो ये चीज़ थी। सेकंड कंडीशन क्या थी बच्चों इरिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए, वो ये थी कि अगर ये मेंबर दो चीज़ के प्रोडक्ट के अंदर लिखा जाता है तो कम से कम एक को क्या बनना चाहिए, यूनिट एलिमेंट बनना चाहिए। उसी चीज़ पर आते हैं, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से 2 आर्बिट्ररी मेंबर उठाए, लेट a + b √-5 and c + d √-5 is the member of z √-5। ये चीज़ है। सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि 3 = a + b √-5 इंटू c + d √-5। ये चीज़ बन चुका। दोनों साइड क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट करता हूँ तो यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये कि 3 = a - b √-5 इंटू c - d √-5। ये चीज़ बन चुकी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये है कि 9 = a² + 5b² इंटू c² + 5d²। ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास। अब देखो बच्चों, ये भी इंटीजर है, a b भी इंटीजर है, तो दैट इम्प्लाइज ये फैक्टर भी हमारे पास क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। सिमिलरली ये फैक्टर भी हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इंटीजर ही बनेगा। अब इंटीजर बन चुका ये, और इन दो की प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 9 है। 9 को आप कैसे लिख सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, या तो 1 × 9 की फॉर्म में टूटता हो ये, या फिर 9 × 1 की फॉर्म में टूटता हो, या फिर 3 × 3 की फॉर्म में टूटता हो ये। तो यहाँ से इस मेंबर के पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बन जाएगी, वहाँ से ये बन जाएगी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से a² + 5b², या फिर ये ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि 9 को मैं इन 3 तरीक़ों से लिख सकता हूँ, +5b² इंटू c² + 5d² इज इक्वल टू 9 × 1 सेम, और यहाँ से 3 × 3 इज इक्वल टू दिस। देखो बच्चों, अगर 9 है, अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो इसको 1 बनना पड़ेगा। अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो इसको 1 बनना पड़ेगा। अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो इसको भी 3 और इसको भी 3 बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बच्चों, इन तीनों केस को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ से क्या बन चुका, a² + 5b² इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये बच्चों, इसको 0 बनना पड़ेगा, इसको 1 बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अगर यहाँ पर नॉन जीरो पुट करते हो तो इनको ऐड वगैरह स्क्वायर वगैरह करने के बाद 1 कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से b = 0, तो दैट इम्प्लाइज a = ±1। ये चीज़ थी। आपने क्या किया था, a + b √-5 कहाँ से उठाया था, z √-5 से, और c + d √-5 भी कहाँ से उठाया था, z √-5 से। ये चीज़ थी। और यहाँ पर प्रूव कर दिया कि b = 0 हो, b को यहाँ पर 0 पुट कर दिया, a की वैल्यू क्या बन चुकी, +-1 बन चुकी, और z √-5 के अंदर
ये सिचुएशन बनती है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, यूनिट एलिमेंट बनना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये केस होता है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, उस केस के अंदर 1 बनना पड़ेगा। अब ये 1 बनता है तो डी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू फिर से +-1 यहाँ पर पुट करूँगा तो इसको यूनिट बनना पड़ेगा। अगर ये केस होता है राइज तो इसको 3 बनना पड़ेगा। सिमिलरली अगर a² + 5b² = 3, देखो तो ये भी आपके पास क्या है, इंटीजर क्वांटिटी, ये भी इंटीजर क्वांटिटी है। इनका स्क्वायर का सम, इसको 5 से इसका स्क्वायर कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इसका स्क्वायर करके इनको ऐड करूँगा तो कभी भी 3 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये बच्चों कि दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर जो 3 है आपने बनाया था दो चीज़ के प्रोडक्ट में तो तभी बनता है, या तो ये यूनिट बनता हो या ये यूनिट बनता हो। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो 3 है आपके पास बाय डेफिनेशन क्या बन चुका, ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट बन चुका। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल मैं क्या चीज़ चेक करता हूँ, ये चीज़ चेक करता हूँ कि हमारे पास प्राइम एलिमेंट है या फिर नहीं है। क्वेश्चन में तो इसने बोल दिया कि प्रूव करना आपको कि ये प्राइम एलिमेंट नहीं बनता, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, जस्ट सिंपली देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर जो सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया कि 3 है मेरे पास, किसका मेंबर है, z√-5 का है। अब देखो बच्चों जो 3 है जस्ट वो क्या करता है, 9 को डिवाइड करता है, सिंस 3 / 9। अब देखो जो 9 को लिखने का मैंने क्या कर लिया, एक और तरीका इंट्रोड्यूस कर लिया। लिखने का तरीका किस टाइप का बना लिया, वो ये बना लिया कि इसके अंदर से मैंने क्या किया, एक मेंबर उठाया, ये उठा लिया 2 + (-5) बिलोंग्स टू z√-5। इसको मैंने क्या कर दिया, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की, 2 + (-5) × 2 - (-5) = इसकी वैल्यू क्या बनती है, यहाँ से ये 4 + 5 9 बन चुकी है, ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये बच्चों की जो 9 है आपने क्या कर दिया, इन दो की प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया, और यहाँ पर 3 है वो डिवाइड करता है 9 को। अब 3 9 को डिवाइड करता है और 9 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर 9 की वैल्यू मैंने क्या कर दी, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस चीज़ के अंदर पुट कर दिया। इस चीज़ को इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू बन चुकी है कि 3 / 2 + (-5) × 2 - (-5) ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों 3 आपके पास कैसा मेंबर है, z√-5 का नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है। सेकेंडली साथ साथ में क्या करता हूँ, 3 है इन दो चीज़ की प्रोडक्ट को तो डिवाइड करता है। बात दरअसल ये थी कि प्राइम एलिमेंट तो तभी बनेगा अगर ये दो चीज़ की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, या तो ये इस चीज़ को डिवाइड करे या फिर ये इसको डिवाइड करता हो। मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली इसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। नाउ यहाँ से 3 है वो डिवाइड कब करेगा, 2 √-5 को। 2 √-5 को तो तभी डिवाइड करेगा बच्चों ये अगर यहाँ से आपके पास एक ऐसा मेंबर प्रेजेंट होता हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये बनता हो। तो वह वो मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया a + b √-5। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और किसके इक्वल बनना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल 2 + (-5) ये चीज़ है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a + 3b × (-5) = 2 + (-5). यहाँ से 3a = 2 एंड 3b = 1। a की वैल्यू बन चुकी 2/3 और b की वैल्यू बन चुकी 1/3। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। ये मेंबर दो चीज़ की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। मैंने फर्स्टली चेक करना स्टार्ट कर दिया कि ये मेंबर इसको डिवाइड करता है फिर नहीं करता है। अब ये मेंबर इसको कब डिवाइड करेगा कि यहाँ से एक मेंबर प्रेजेंट होता है, वो मान लिया ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इक्वल बनना चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व किया, a की वैल्यू ये बन चुकी, b की है। अब देखो बच्चों ये मेंबर कहाँ से है, इसके अंदर से है, और इसके अंदर से जो कोई मेंबर है उसके लिए a और b को क्या बनना पड़ेगा, इंटीजर बनना पड़ेगा। बट यहाँ से न ही तो a इंटीजर है न ही b इंटीजर है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि 3 है किसको डिवाइड नहीं करता, इसको डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये चीज़ तो कंट्राडिक्शन हो चुकी। सिमिलरली
3 है नहीं इसको डिवाइड करेगा इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये बच्चों की जो 3 है दो चीज़ के प्रोडक्ट को तो डिवाइड करता है, नहीं तो इसको डिवाइड किया नहीं है इसको डिवाइड किया। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो 3 है जो डेफिनेशन थी प्राइम एलिमेंट की उसको कंट्राडिक्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या बन चुका कि जो 3 हमारे पास क्या है इररिड्यूसिबल एलिमेंट तो है, प्राइम एलिमेंट नहीं बनता। इस टाइप से बच्चों आप चेक करते हो कि प्राइम एलिमेंट कैसे बनाते हो, इररिड्यूसिबल एलिमेंट कैसे बनाते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID, PID बोल दो, शॉर्ट फॉर्म है PID, P से प्रिंसिपल, I से आइडियल, D से डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। डेफिनेशन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की, वही है लेट R बी द इंटीग्रल डोमेन, लेट R बी द इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। With unity, then R is said to be principal ideal domain PID if every ideal of R, if every ideal of R is the principal ideal। प्रिंसिपल आइडियल देखो जो डेफिनेशन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की हमें, वो ये है कि मान लिया कोई भी इंटीग्रल डोमेन है जिसके पास यूनिटी भी प्रेजेंट है, उस इंटीग्रल डोमेन को आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का बोलते हो। मान लिया वो आपके पास क्या है R है, जो R आपके पास क्या है इंटीग्रल डोमेन है। इस इंटीग्रल डोमेन और यूनिटी भी है इसके अंदर। वैसे तो अलग अलग बुक है, अलग अलग डेफिनेशन प्रेफर करती है इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन कुछ बुक के अकॉर्डिंग कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब यूनिटी भी प्रेजेंट होना चाहिए, कोम्यूटेटिव रिंग भी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तो उसको आप क्या बोलते हो इंटीग्रल डोमेन बोलते हो। कुछ बुक ये बोल देती है कोम्यूटेटिव रिंग हो प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर हो, वो भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। तो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया, इंटीग्रल डोमेन लिख दिया, प्लस ये भी बोल दिया कि उसके पास यूनिटी भी है, फिर वो दोनों चीज़ों को कवर कर देता है। अब R मैंने क्या कर लिया, मान लिया इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी है। अब R हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बनता है बच्चों, अगर R के जितने भी आइडियल हैं, अगर R के जितने भी आइडियल हैं सारे के सारे आइडियल कैसे हो मेरे पास प्रिंसिपल आइडियल हो। अब बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल किसको बोलते हो आप। देखो बच्चों प्रिंसिपल आइडियल उस आइडियल को बोलते हो जो सिर्फ और जो एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को कि कोई भी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल कब बनता है, जो आइडियल सिंगल एलिमेंट के अलग से जनरेट किया जा सके, उस आइडियल को आप क्या बोलते हो प्रिंसिपल आइडियल बोलते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब मैं इस पर डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से क्या बन चुकी वो ये है कि मान लिया कोई भी इंटीग्रल डोमेन है मेरे पास विद यूनिटी है। अब उसको PID आपने कब बोल दिया, उसके जितने भी आइडियल थे सारे के सारे क्या हो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने चाहिए। अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको आप क्या बोलते हो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलते हो। एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिंसिपल आइडियल कैसे चेक करते हो कि कोई आपके पास रिंग है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है या फिर नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, एक एग्जांपल लिया, मान लिया ये है एक रिंग ले लिया R और मान लिया ये है Z, इंटीजर का सेट। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर थे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फोर, और ये थे -1 -2 -3 एंड सो ऑन सो फोर। ये है देखो तो ये आपके पास क्या है इंटीजर का सेट है। और जब हमने आइडियल को डिस्कस किया था
जो आपके पास मेनली सेक्शन 3 के अंदर है, आइडियल को डिस्कस किया था, वहाँ पर ये चीज़ भी डिस्कस की थी, प्रूव किया था कि जो कोई भी इंटीजर सेट के अंदर मतलब z के अंदर आइडियल सब ग्रुप हमेशा सेम बनते हैं, और जो कोई भी सब ग्रुप है वो आइडियल है, जो आइडियल है वो सब ग्रुप है इन केस ऑफ z सेट ऑफ इंटीजर। और हमें ये पता है कि इंटीजर के सेट के पास सब ग्रुप किस टाइप के हैं, सारे जो कोई भी सब ग्रुप बनते हैं nz टाइप के हैं, सच दैट जहाँ पर n आपके पास क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो इनफैक्ट, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर भी इंक्लूड करते हो तो वो बाद में नेगेटिव वाले पॉजिटिव में एक बराबर ही बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो इंटीजर का सेट था इसके जो आइडियल है कौन कौन से थे, एक तो जीरो आइडियल और एक इटसेल्फ। अब n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो यहाँ पर क्या बन चुका 2z, 3 पुट कर दी यहाँ से 3z, 4 पुट कर दी 4z एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप से आपके पास क्या बच्चों ये इंटीजर के सेट के आइडियल बनते हैं, और साथ साथ में जीरो भी है, और यहाँ पर जो n है इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर यूनियन जीरो। मैंने क्या करा, जस्ट n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी, सारे क्या बन चुके, आइडियल बन चुके। और इनफैक्ट आप nz को किस टाइप से भी लिख सकते हो बच्चों, nz को इसको इस टाइप से बना सकते हो, मतलब जो nz है इट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ n। तो इसका मतलब ये बच्चों जीरो आइडियल है वो 0 से जनरेट है, जो z है वो किससे जनरेट है, 1 से जनरेट है, 2z किससे जनरेट है, n की वैल्यू 2 पुट कर दी 2 से जनरेट है, 3z किससे जनरेट है, n की वैल्यू 3 पुट कर दी 3 से जनरेट है, 4z किससे जनरेट है, n की वैल्यू 4 पुट कर दी 4 से जनरेट है एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब ये बच्चों कि जो इंटीजर का सेट है ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी है, और इसके पास यूनिटी भी प्रेजेंट है। यूनिटी कौन सी है, वो ये 1। और सेकेंडली इसके जो कोई भी आइडियल है वो सारे के सारे इसी लेयर के मेंबर है, इसी लेयर में आते हैं वो, और वो जो कोई भी आइडियल है बच्चों ये उठा लो कोई भी उठा लो, वो सारे के सारे क्या सिंगल एलिमेंट से जनरेट है। तो इसका मतलब ये बच्चों की जो z आपके पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है और यूनिटी भी प्रेजेंट है इसके पास, और सारे के सारे आइडियल कैसे है, प्रिंसिपल आइडियल है, बिकॉज ऑल ऑफ इट्स आइडियल इज जनरेटेड बाय द सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ से ये प्रूव हो चुका बच्चों कि जो इंटीजर का सेट हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन इट्स बिकम द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इस टाइप से बच्चों की छोटी सी डेफिनेशन बनती थी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की, इस टाइप से कवर करनी थी। तो इस टाइप से बच्चों हमारा जो काम था ये हमने जो डिस्कस किया अभी उसको इस टाइप से बनाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे के काम को डिस्कस करेंगे। तो उस टाइप से हमारा जो मेनली जो काम है यूक्लिडियन डोमेन का वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।